हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर नीट सुप्रीम। तो हम कर रहे थे यूनिट वाइज। अभी जो है मैंने जैसे कि अनाउंस किया था कि हम चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज वीडियोस में कवर करूंगा। तो हम कर रहे थे यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सीरीज, जिसमें 3 यूनिट्स हमने कंप्लीट कर ली है। द लिविंग वर्ल्ड, जो कि फर्स्ट यूनिट था हमारा, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन वगैरह की बात करी थी। देन इन द सेकंड यूनिट हमने बात करी थी जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म था, यानी कि किस तरीके से डिफरेंट सेल्स, टिश्यूज एक्सेट्रा अरेंज होते हैं हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, जिनमें हम फर्स्ट 2 चैप्टर्स प्लांट को डेडिकेटेड थे एंड लास्ट 1 चैप्टर था एनिमल्स के लिए। उसके बाद हमने जो यूनिट की, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये 3 चैप्टर आते हैं, जिनको मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। उसका लिंक अगर हो सकेगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार चेक कर लीजिए कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या नहीं। और हाँ, तो हम अभी पहुंच चुके हैं यूनिट 4 यानी प्लांट फिजियोलॉजी में, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्पेसिफिकली सब कुछ जानते हैं कि प्लांट्स में डिफरेंट प्रोसेसेस कैसे हो रही होती हैं, जिनमें हमारे टोटल 5 चैप्टर हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। एंड हमारे इसके बाद आता है एनिमल फिजियोलॉजी, जिसमें एक्चुअली ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें टोटल आई थिंक 7 चैप्टर्स हैं। दैट इज एक्चुअली एक तरीके से कहीं तो ईजियर देन प्लांट फिजियोलॉजी, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में आपको कंफ्यूजन ज्यादा होती है। हाउएवर अगर आप ढंग से पढ़ें तो एनिमल फिजियोलॉजी इज हार्डर, क्योंकि यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी में से 2 चैप्टर हैं, योर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये 2 चैप्टर हैं जो कि थोड़े से हार्ड माने भी जाते हैं बाय इवन एनसीईआरटी एक्सेट्रा, जो एनटीए जो है उसको, वो भी हार्ड मानते हैं इन चैप्टर्स को। बाकी आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जिसमें आपके कुछ हार्मोन्स के बारे में आपको पढ़ना होता है। मिनरल न्यूट्रिशन है, जिनमें आपको जो आपके डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, उनकी हम बात करते हैं कि वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं किसी भी प्लांट की बॉडी के अंदर, और साथ ही साथ अगर उनकी कमी हो जाए या वो ज्यादा हो जाए तो उसके क्या असर होते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में डिफरेंट जो भी मटेरियल होता है वो किस तरीके से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंचता है। जैसे फूड लीव्स में सिंथेसाइज हुआ, वो स्टेम रूट्स तक कैसे पहुंचेगा एक्सेट्रा, ऐसा हम जानने वाले, राइट। और ये बात अगेन मैं डिस्क्लेमर दे दूं, डिस्क्लेमर कि यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। एक्चुअली मैंने पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वाली सीरीज भी बना रखी है, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं, इसलिए मुझे वो याद था। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। जो टॉपिक्स मुझसे छूट जाए वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कोई भी आपको ये बता दे कि ये टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है, आप ये पढ़ लीजिए, ये काम चल जाएगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा में देख रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि आप बस ये पढ़ लीजिए, इसके अलावा नहीं आने वाला, जो हम बता रहे हैं बस यही आएगा। ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है ये बात कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट आप बता सकते हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, बट इंपॉर्टेंट सब कुछ है, राइट। तो हम फाइनली स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ये हमारे, जैसे कि मैंने प्रीवियस यूनिट में बताया था, हर यूनिट की स्टार्टिंग में एक हमारे साइंटिस्ट, जेनेसिस्ट, बोटेनिस्ट एक्सेट्रा जो भी हो सके, उनके नाम के साथ उनका पूरा फिगर और सब कुछ बताया होता है कि उनका काम क्या है। हमारा यहाँ पे मेल्विन केल्विन, यानी कि जिन्हें केल्विन साइकिल दी थी, मेल्विन केल्विन हमारे साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में दिया हुआ है, इनके बारे में आप जरूर पढ़ लें। इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ इनका बर्थ, इनने जो काम किया और इनका नाम, दैट्स इट। वो काम किस ईयर में हुआ ये बात आप ध्यान रख सकते हैं बस। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी में, इसमें बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। तो लेट मी जूम इट इन, मैं खुद को इरेक्ट कर लेता हूँ, राइट, ताकि आपको सब कुछ रिटर्न जो भी है तो वो विजिबल हो। और यहाँ पे हमारे सबसे पहले स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को आप ये बात ध्यान रखिए कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी इंट्रोडक्शन नहीं होता है कि उससे क्वेश्चंस बनाए जा सके। इंट्रोडक्शन बहुत ही कम चैप्टर्स कैसे हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर है डेफिनेटली ऐसा जिससे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन बन सकते हैं। सेकंड चैप्टर भी है, आप कुछ और चैप्टर्स देखें जैसे कि एनाटॉमी है, उनसे चैप्टर्स, उनसे इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं। बस यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। आप सेकंड पैराग्राफ पे आइए, व्हेन वी टॉक ऑफ द मोमेंट ऑफ सब्सटेंसेस वी नीड फर्स्ट टू डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे हमें स्टार्ट होती है बातें कि बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम वाटर और ऑर्गेनिक जो भी चीजें प्लांट में मौजूद हैं या फिर बनाई जा रही हैं, उनके ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। इसको हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, जब हम वस्कुलर सिस्टम के थ्रू कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। मैं ज्यादातर पेन यूज नहीं करता हूं, बिकॉज आई थिंक कि मतलब सब कुछ पीडीएफ में है, पीछे सब कुछ नजर आ रहा है, तो इट जस्ट मैं बीच में से ब्लर नहीं करना चाहता, राइट, अंडरलाइन करके। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट नीड टू बी कंसिडर्ड, लेट मी से, इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन रूटेड प्लांट्स। तो यहाँ पे हमें बातें स्टार्ट होती हैं कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होता है, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती है वो होती है यहाँ से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से, जिससे क्वेश्चन एक्चुअली बनते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डिफ्यूजन आता है। डिफ्यूजन में आपको बताया जाता है कि डिफ्यूजन होता क्या है, ये सबको पता होगा अभी तक। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जब कोई चीज भी जाती है तो उसे कहते हैं डिफ्यूजन। अगर ये डिफ्यूजन वाटर का है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओस्मोसिस की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, इसको आप नोट कर सकते हैं कि ओस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है। इफ अ लिक्विड, मोस्टली वाटर को रेफर किया जाता है, लिक्विड भी बोल सकते हैं, जब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज करती है तो उसे कहते हैं ओस्मोसिस, राइट। बाकी आप रेट्स वगैरह कुछ ध्यान रख सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट जो है वो डिफ्यूजन की डेफिनेशन है, क्योंकि डेफिनेशन से आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन वी हैव द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड जो है प्रोटीन्स इसमें काम करते हैं, जो कि मटेरियल को मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आप एक और बात ध्यान रखेंगे कि इट इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन्स हेल्प मूव सब्सटेंसेज, लेट मी वेट अ सेकंड, हाँ तो ये ठीक रहेगा। सो इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन हेल्प मूव सब्सटेंसेज अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि कई बार हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कंफ्यूज कर जाते हैं, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एटीपी का खर्च होना या फिर एनर्जी एक्सपेंडिचर ये सब लगा देते हैं, विच इज रॉन्ग। यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन्स हेल्प करते हैं डेफिनेटली, और इससे क्या होता है कि ये किसी स्पेसिफिक चीज को ही ट्रांसपोर्ट करेंगे। प्रोटीन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, वो एक स्पेसिफिक चीज को ही ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं है। वहीं आप जब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का डायग्राम दिया हुआ है, जहाँ पे एक प्रोटीन है मेम्ब्रेन में, जो कि आउटसाइड ऑफ द सेल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल में कुछ मटेरियल्स हैं, इनको उठाता है। वेट अ सेकंड,
हाँ, तो आउटसाइड ऑफ द सेल से कुछ मटेरियल है उनको अपने साथ बाइंड करता है। यहाँ देखिए ब्लू कलर का जो भी सब्सटेंस होगा उसको इसने उठाया एंड खुद को रोटेट करके इसे दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, राइट। देन यहाँ पे हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इन 2 पेजेस का, मतलब अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, वेट अ सेकंड, हाँ, तो वो ये है द प्रोटीन, सॉरी, the proteins form channels in the membrane for molecules to pass through. Some channels are always open, others can be controlled. यानी कि क्या होता है कि प्रोटीन्स जो है कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। मैंने आपको सेल वाले यूनिट में बताया था कि किस तरीके से प्रोटीन्स जो है अलग अलग स्ट्रक्चर जो है अरेंज होते हैं। तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे अरेंज होते हैं कि वो गेट्स बनाते हैं या फिर चैनल्स बनाते हैं। ये जो चैनल्स हैं या फिर गेट्स हैं ये हेल्प करते हैं मेम्ब्रेन में किसी भी सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में। लेकिन और भी इंपॉर्टेंट चीजें जो होते हैं वहां पे आपके दिया हुआ है एक्वापोरिन। एक्वापोरिन क्या होता है कि ये जो है वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ऐसे 8 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन। 8 डिफरेंट टाइप ऑफ पोरिन्स यानी कि चैनल्स होते हैं मेड अप ऑफ प्रोटीन जो कि वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। उसके बाद आपका ये डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। यूनिपोर्ट होता है एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट, एंटीपोर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कभी भी एक मॉलिक्यूल एंटीपोर्ट से नहीं जाता, एक मॉलिक्यूल जा रहा है मतलब यूनिपोर्ट किसी एक डायरेक्शन में, सिम्पोर्ट मतलब 2 मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में पास हो जाते हैं। देन हमारे यहाँ पे एंटीपोर्ट सिम्पोर्ट मैंने आपको बता दिया। देन वी हैव एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, स्पेशल प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अप हिल ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि यहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी आपके ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है, राइट। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। देन वी हैव द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस, यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है, बस आप ये पढ़ लीजिए, पैराग्राफ इज स्टूपिड, ठीक है। उसके बाद प्लांट वाटर रिलेशन दिया हुआ है, यानी प्लांट में वाटर किस तरीके से एक मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पे ये बताया गया, बट दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे आता है कि ट्रेडिशनल प्लांट टेक अप अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली, बट मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ये प्रोसेस की डेफिनेशन है। अ मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब्स ऑलमोस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे, व्हाइल अ मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अबाउट 5 आवर्स। यानी कि इतना ज्यादा वाटर जो है ट्रेडिशनल प्लांट्स को चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि बाहर से हीट ज्यादा हो रही है तो उनको ट्रांसपिरेशन ज्यादा करना पड़ता है। वाटर पोटेंशियल की यहाँ पे बात होती है, जितना यहाँ पे एनसीईआरटी ने कंफ्यूज किया है इतनी बड़ी बात है नहीं। वाटर पोटेंशियल एक परफेक्ट वैल्यू है जो कि ओस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन को डिनोट करने के लिए यूज की जाती है। वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 होता है, आप ये बात ध्यान रखेंगे। चाहे उसमें सॉल्यूट मिलाया जाए तो वो कम होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जब भी उसमें वाटर में कुछ भी मिला होगा तो वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है किसी भी लिक्विड का, मतलब वाटर का जो पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल वो जो है 0 से कम होगा, यानी नेगेटिव होगा। जैसे जैसे उसमें और वाटर डालेंगे या फिर उसको डाइल्यूट करेंगे वैसे वैसे वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी 0 की तरफ जाएगा, राइट। 0 से ऊपर कभी नहीं जाएगा। सॉल्यूट पोटेंशियल होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल भी 0 होगा अगर वो प्योर स्टेट में है। मतलब नमक लिया मैंने, नमक जब वो सूखा रखा है दैट हैज अ सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ 0। जब उसको वाटर में मिला दिया तो हमने उसका कंसंट्रेशन भी तो कम कर दिया। जब पूरा का पूरा सॉल्ट था तो कंसंट्रेशन 100% थी, जब उसको वाटर में डाल दिया तो उसका कंसंट्रेशन भी कुछ तो कम हुआ है, तो उसका सॉल्यूट पोटेंशियल भी कम होता है। प्रेशर पोटेंशियल इज एक्चुअली सम ऑफ वाटर पोटेंशियल प्लस सॉल्यूट पोटेंशियल, और सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल को ऐड करने पे हमेशा 0 ही सम आता है अगर उनमें कोई और कॉन्स्टिट्यूएंट ना हो। नेचर में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, बस इतना जानना है आपको, राइट। बातें ना समझ में आई तो वीडियो को थोड़ा सा बैक जाके आप देख सकते हैं। लेट मी फिक्स द कैमरा, सेकंड, राइट। हाँ, तो तो ये हो गया वाटर पोटेंशियल। आपका वाटर पोटेंशियल जो है सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल का सम होता है। और प्रेशर पोटेंशियल कहें तो वाटर पोटेंशियल में से सॉल्यूट का पोटेंशियल निकाल दें, मतलब अगर आप -5 है, -5 तो क्या हो जाएगा, -5 + 5 0 हो गया आपका, तो ये आपका प्रेशर पोटेंशियल आ जाएगा। देन वी हैव द ओस्मोसिस। ओस्मोसिस को यहाँ पे बहुत ब्रॉडली एक्सप्लेन किया गया है, बल्कि ओस्मोसिस की एक सिंपल डेफिनेशन यही है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है या फिर वाटर मॉलिक्यूल है, कोई लिक्विड है या फिर कोई सॉलिड ही है, अगर वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है तो उसे कहते हैं ओस्मोसिस। दैट्स इट, बस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को जो है हाईलाइट किया गया है, क्योंकि अगर वो गैसेज हैं या फिर उन पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जा रहा है, जो भी चीज को हम ऑस्मोसिस करा रहे हैं, तो उसको प्रेशर ग्रेडियंट भी कह सकते हैं इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी इन दोनों में से कोई एक का होना जरूरी है, राइट। तो अगर गैसेज हैं तो कंसंट्रेशन प्रेशर ग्रेडियंट भी चलेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये आप इस डायग्राम को देख के सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। ये जो आपका फिगर 11.3 दिया हुआ है, इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए तो आपको रिवर्स ओस्मोसिस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि जो आरओ का सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है। यहाँ पे होता क्या है कि मान लिया यहाँ पे कुछ बाहर जो है प्योर वाटर है, लेट मी डू इट, यहाँ जो है बाहर जो है वो प्योर वाटर है, और इस फनल के अंदर जो भी वाटर है ये सारा का सारा, ये इसमें कुछ सॉल्यूट मिला हुआ है, यानी अंदर जो है वाटर का कंसंट्रेशन में, ध्यान से सुनिएगा, वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है और यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, तो वाटर बाहर से अंदर जाना चाहेगा, राइट। वाटर बाहर से अंदर जा रहा है, आराम से प्रोसेस हो रही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, आराम से प्रोसेस हो रही है, इसे कहते हैं ओस्मोसिस। जब हम ऊपर से इतना ज्यादा प्रेशर लगाने लग जाए कि वाटर रिवर्स डायरेक्शन में, यानी अपने कंसंट्रेशन के रिवर्स में जाने लग जाए, तो होगा क्या कि यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन और कम होता जाएगा और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यानी कि हम कर क्या रहे हैं कि वाटर को फिल्टर कर रहे हैं, यही टेक्नोलॉजी यूज होती है आपके आरओ में। यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा वाटर बच जाएगा, 9 के बराबर वाटर बच जाएगा पूरा प्रेशर लगाते लगाते, जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्यूट होगा और बहुत कम वाटर होगा, यानी बेकार पानी बाहर निकल जाएगा। आरओ में ऐसा ही होता है। जो आपके घरों पे आरओ आरओ का मतलब समझ रहे हैं, आरओ जो फिल्टर वाला वो होता है सिस्टम घरों में, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। देन वी हैव प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस जो है एक फंक्शन होता है एक्चुअली, जब हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं तो उसमें आएगा आपका प्लाज्मोलाइसिस जो है एक केस है, ये जो एक्सपेरिमेंट है उसमें 3 केसेस का एक केस है। होता क्या है, जब किसी भी प्लांट सेल को आप देखें तो उसमें सेल वॉल होता है, उसे आप वाटर में डालेंगे तो वो वाटर को या तो अंदर लेगा या बाहर अपने से छोड़ देगा, या फिर एज इट इज रहेगा। तो अगर बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि बाहर सॉल्यूट कम है, समझ रहे हैं आप, तो
यहाँ पे आप वाटर का भी कंसंट्रेशन, ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन ज्यादा है कंसंट्रेशन कम है, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा और कम है ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर बाहर वाटर ज्यादा है तो अंदर से वाटर बाहर चला जाएगा और हो जाएगा आपका प्लाज्मोलाइसिस, यानी प्लाज्मा जो है अंदर पिचक जाएगा, सेल वॉल आपकी अंदर की तरफ कर्व हो जाएगी सारी, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। और अगर वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो वाटर बाहर से अंदर आएगा और सेल वॉल ऐसे फूल जाएगी, ऐसे थोड़ी सी स्वेल होगी बस। एंड फाइनली जो सेल है वो थोड़ा टर्जिड हो जाएगा। वहीं अगर बाहर और अंदर वाटर का कंसंट्रेशन सेम है तो सेल फ्लैसिड रहेगा, नहीं जैसा था वैसा ही रहेगा। हो गया आपका फ्लैसिड हाइपोटोनिक। हाँ, अगर बाहर का जो लिक्विड है कहीं तो वाटर है, वो उसमें अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है या फिर कहें कि हाँ, वाटर का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो उसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और अगर वाटर का कंसंट्रेशन कम है तो उसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बाकी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। इम्बिबिशन की बात करें, इम्बिबिशन की डेफिनेशन देखिए आप। इम्बिबिशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, वेट अ सेकंड, क्या हो गई? हाँ, imbibition is a special type of diffusion when water is absorbed by solid colloid causing them to increase in volume। होता क्या, आपने मतलब रेनी सीजन में देखा होगा, जो कटी हुई लकड़ियां हों या फिर कोई ऐसी चीज, मतलब मोस्टली आप लकड़ियों में देख सकते हैं, सीड्स में देख सकते हैं, उनको अगर आप भिगो मतलब आप बाहर पड़े हुए देखेंगे, वो बारिश की वजह से भीग जाती है तो वो फूल जाती है, मोटी हो जाती है, बट वो टाइट नहीं रहती है। आप एक बात ध्यान रखें। तो ये जो प्रोसेस है बाय सॉलिड या फिर कोलॉइड पार्टिकल, आप कोलॉइड को नॉर्मली देखेंगे नहीं, मतलब मिलके कोलॉइड होता है, लेकिन आप ऐसे नहीं देख सकते उसको। तो क्या होता है कि वो जो सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड जो चीजें हैं, वो जब अपने अंदर वाटर को डिफ्यूज कर लेती हैं, बाहर वाटर ज्यादा था अंदर चला गया, वो अंदर वाटर नहीं था या फिर मिनिमम क्वांटिटी में था, तो वाटर बाहर से अंदर चला गया, चीज को स्वेलिंग करा दी, राइट। राइट, तो हम थोड़ा और स्पीड में चलेंगे, मैं थोड़ा ज़्यादा स्लो हो रहा हूँ, आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, लाइक प्रीवियस वीडियो हो गई थी थोड़ी सी लंबी, 40 मिनट के अराउंड। तो अब देखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किस किस तरीके से होता है। इसका जो जब आप पढ़ेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन आता है इस पूरे चैप्टर से। मैंने अगर 2 बार और कह दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट वो पीछे जितना था उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट था, होल चैप्टर जो है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है आपका मास और बल्क फ्लो। जो आपका हाइपोथेसिस है, ये सारी हाइपोथेसिस है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये कोई थियरीज नहीं है, ये हाइपोथेसिस है, यानी सबने ऐसा कहा कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन एक जो थियरी है जिसको मान लिया जाता है, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, राइट। तो सबसे पहले मास और बल्क फ्लो है, इसको आप ढंग से पढ़ेंगे। देन इससे जो है ट्रांसलोकेशन की जो प्रोसेस है, द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द कंडक्टिंग ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था और यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो जो बल्क मूवमेंट है उसी को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, लाइक वाटर है वो जाइलम में हमेशा रहता है, हमेशा जाइलम में कुछ ना कुछ वाटर जरूर रहता है, तो उसे ट्रांसलोकेशन नहीं कहेंगे क्योंकि दैट इज इन वेरी लेस क्वांटिटी, राइट। उसके बाद आप देखेंगे हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। यहाँ पे 2 मूवमेंट्स की बात हो रही है, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट क्या होता है? एपोप्लास्ट में जो है सेल के बाहर 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 का मतलब क्या है, यानी कि सेल वॉल या फिर कहें तो सेल मेम्ब्रेन से होते हुए वाटर आगे मूव करता है। यानी एक सेल है ये पूरा, उसके बाहर बाहर से ही वाटर सेल वॉल से ही होता हुआ अगले सेल पे चला गया, उसके सेल वॉल से होता हुआ। और जो सिम्प्लास्ट है, सिम्प्लास्ट का मतलब है वो सेल के पूरा अंदर चला जाएगा, सेल के अंदर पेनिट्रेट करेगा, देन वो आगे जब मेम्ब्रेन आएगी तो बाहर उसके मेम्ब्रेन से निकलेगा, नेक्स्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करेगा, इस तरीके से वो होता हुआ आगे बढ़ता है। एक बात आप ध्यान रखें कि एपोप्लास्ट फास्टर होगा डेफिनेटली, क्योंकि उसको सेल के अंदर पेनिट्रेट करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट सिम्प्लास्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर कहीं पे जो आपका वाटर होल्डिंग की आपको करनी हो। जैसे आप देखें कैस्पेरियन स्ट्रिप लगी होती है एंडोडर्मिस में, तो उसको पार करने के लिए आपको सिम्प्लास्ट ही चाहिए। देन वी हैव द सिम्प्लास्टिक, हाँ सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक मूवमेंट हो गया। प्लाज्मोडेस्माटा जो आपका सेल टू सेल कनेक्शन होता है उसको यूज करता है सिम्प्लास्ट। देन वी हैव द एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है जिसको पार करने के लिए सिम्प्लास्ट ही जरूरी है, एपोप्लास्ट ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको एक्चुअली जो डायग्राम है वो दिखाया गया है। देन वी हैव द माइकोराइजा। माइकोराइजा किस तरीके से काम करते हैं? सम प्लांट्स हैव एडिशनल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद देम दैट हेल्प इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। जो माइकोराइजा है उसका बेसिक फंक्शन जो है वो एक्चुअली फॉस्फेट या फिर फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर नहीं, लेकिन वाटर भी वो एब्जॉर्ब करता है अपने भी और प्लांट के उसके लिए भी। माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट सिस्टम। द फंगल फिलामेंट फॉर्म अ नेटवर्क अराउंड द यंग रूट और दे पेनिट्रेट द रूट सेल। होता क्या है कि जो फंजाई है आपको पता है उनका एक नेटवर्क होता है, हाइफी होता है, माइसीलियम होता है, तो वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रूट हेयर के अराउंड टेंगल कर लेते हैं और कई बार तो उनको पेनिट्रेट भी कर जाते हैं। द हाइफी हैव अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया दैट एब्जॉर्ब मिनरल आयन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल फ्रॉम अ मच लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉइल दैट परहैप्स अ रूट कैन नॉट डू। और इस तरीके से माइकोराइजा के जो पतले पतले फिलामेंट है वो आगे जाके वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देते हैं, राइट। तो ये कुछ हाइपोथेसिस हैं कि किस तरीके से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। देन वी हैव वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट, यानी रूट प्रेशर थ्योरी है। देन वी हैव ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। ये 2 थ्योरीज आपको दी जाती हैं कि किस तरीके से वाटर का जो है ट्रांसपोर्ट होता है या फिर वाटर का या फिर किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट होता है इन द प्लांट। रूट प्रेशर थ्योरी क्या कहती है कि रूट में जो है बाहर से आयंस आते हैं, उन आयंस की कंसंट्रेशन के कारण वाटर भी अंदर आता है, वाटर बहुत ज्यादा रूट में एब्जॉर्ब होता है और वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगाता है जिसकी वजह से जो मटेरियल है वो ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है। ये होती है आपकी रूट प्रेशर थ्योरी। गटेशन एक्सेट्रा दिया हुआ है, ये जो है लिक्विड निकलता है लीफ के मार्जिन एक्सेट्रा से, तो ये आप पढ़ लेंगे। वी हैव ट्रांसपिरेशनल पुल। तो ट्रांसपिरेशनल पुल में बताया गया है कि वहां तो प्रेशर लग रहा था ऊपर की तरफ, यहाँ पुल लग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। जो लीव्स हैं वो ट्रांसपिरेशन करती हैं, वाटर का लॉस होता है, वहाँ पे वाटर का एक वैक्यूम क्रिएट होता है, मतलब होता नहीं है लेकिन मान लिया गया कि वहाँ पर अगर एक वाटर का वैक्यूम क्रिएट होगा तो वो पुल करेगा। वैक्यूम आपको पता है कि कोई भी चीज को अपनी तरफ पुल करती है, राइट। तो
क्या है कि वहाँ पे वाटर जो है ट्रांसपायर हो जाता है, तो वो पुलिंग मूवमेंट लगाता है और नीचे से चीज़ों को ऊपर खींचता है, इस तरीके से आपका ट्रांसपोर्ट हो जाता है, राइट। देन वी हैव द ट्रांसपिरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको स्टोमेटा का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि माइक्रो फिब्रिल्स जो है वो ट्रांसफर्स अरेंजमेंट में होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, नीट में याद रखेंगे। और ये वर्क कैसे करते हैं? ये वर्क करते हैं वाटर की मूवमेंट इन और आउट से। अगर वाटर गार्ड सेल में आएगा तो जो स्टोमेटा है वो खुला रहेगा, और जब निकल जाएगा तो स्टोमेटा खुल जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। लेकिन वाटर का मूवमेंट होता कैसे है? सोडियम पोटेशियम पंप से, राइट। कोहेशन, एडेशन एंड सरफेस टेंशन, ये तीन फोर्सेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स में। कोहेशन का मतलब होता है जब वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच होते हैं। आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ऑल दैट केमिकल फोर्सेस, तो इसकी वजह से कोहेशन होता है। अधेशन होता है जब वाटर मॉलिक्यूल किसी और मॉलिक्यूल से, यानी कि जैसे जाइलम है तो उसके वॉल जो है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होगी, तो उसके साथ जब अट्रैक्शन जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं अधेशन। एंड सरफेस टेंशन होता है जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके सरफेस के ऊपर एक पुलिंग मूवमेंट लगता है, जो कि एक्चुअली टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड फोर्सेस होता है, राइट। उसको कहते हैं सरफेस टेंशन। ये वाटर के सरफेस पे लगता है सिर्फ। तो जो मेजर फोर्सेस है कोहेशन एंड एडेशन, ये वर्क करती है वाटर के ट्रांसपोर्ट में। देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ, कैपिलरिटी एक्सेट्रा, इनसे आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, सो यू डोंट नीड टू वेस्ट टाइम। यहाँ पे आपको अच्छे से बताया गया ट्रांसपिरेशन के बारे में। हाउएवर ये डायग्राम नीट में आना इम्पॉसिबल है, सो आप इसको छोड़ ही दें एक्चुअली। देन वी हैव ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। एक कॉम्प्रोमाइज दिखाया गया है कि कैसे होता है। होता क्या है कि इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं। क्रिएट्स ट्रांसपिरेशनल पूल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट्स, सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब ट्रांसपिरेशन क्या क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट्स मिनरल फ्रॉम सॉइल टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट, ये ट्रांसपिरेशनल पूल की बात हो रही है। कूल्स लीफ सरफेस, वाटर अगर ट्रांसपायर होगा, जैसे हमें स्वेटिंग होती है तो लीफ जो है कूल डाउन होगी। सम टाइम 10 to 15 डिग्री बाय इवेपोरेटिव कूलिंग, मेंटेन्स द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बाय कीपिंग सेल्स टर्चिड, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो ट्रांसपिरेशन है उसके साथ साथ आपका O2 और CO2 का भी एक्सचेंज हो रहा होता है, तो जो हेल्प करता है आपका फोटोसिंथेसिस में। अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन, अपटेक ऑफ मिनरल आयन कैसे होता है? तो मिनरल जो है, आयंस जो है वो आपके एक्टिव फॉर्म में होते हैं सॉइल में। कैसे? आयंस की फॉर्म में, लाइक Na+ है, K+ है, CO2+ है, NH4+ है, अमोनिया हवा कमी एब्जॉर्ब होता है, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स एब्जॉर्ब होते हैं, NO2- एंड NO3-। तो इस तरीके से जो आयंस है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपटेक किए जाते हैं। साथ में जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से उनको अंदर लाया जाएगा तो बहुत ज्यादा उनका कंसंट्रेशन हो जाएगा, बाहर से वाटर भी साथ में आ जाएगा, इनको लेके ट्रांसपोर्ट करेगा। यहाँ पे आपका अपटेक ऑफ मिनरल आयन की प्रोसेस को आप अच्छे से समझेंगे। देन वी हैव ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन, यानी ट्रांसलोकेशन उनका कैसे होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आप इसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। वी हैव फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक, यानी फ्लोएम में चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं। ये आप जो है अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और मास फ्लो हाइपोथेसिस पे ज्यादा ध्यान दें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। मास फ्लो हाइपोथेसिस में क्या होता है कि इसमें ओस्मोसिस और प्रेशर ग्रेडियंट का यूज होता है, जो आपका मेनली स्टार्च एक्सेट्रा है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल को फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, राइट। ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, प्रीवियस नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है, हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सो हियर वी आर विद मिनरल न्यूट्रिशन। तो इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमको सबसे ज्यादा ध्यान लगा के पढ़ना है। तो यहाँ पे आप सीधे आ जाइए नीचे हाइड्रोपोनिक्स को, यहाँ पे आप डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। डायग्राम पे ध्यान देंगे कि इनमें एयरेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें एक कांस्टेंट वाटर का फ्लो इंपॉर्टेंट है। आप नीचे वाले डायग्राम में देखिए, कांस्टेंट वाटर का फ्लो इंपॉर्टेंट है, जो रूट्स हैं वो खराब ना हो इसलिए फ्रेश न्यूट्रिएंट्स मिलनी चाहिए। और इसकी मदद से आप यहाँ पे देखें तो आई थिंक एग्जांपल ये लेटस एंड कुकुम्बर, सीडलेस कुकुम्बर, टोमेटो एक्सेट्रा, कुछ इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स ग्रो करे जा रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स की इंपॉर्टेंस हो गई। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी आपके दिए हुए हैं। ये तीनों चारों आई थिंक 4 कैटेगरीज हैं, यहाँ पे 4 नहीं दिए हुए हैं, मैंने दूसरी बुक से पढ़ा था एनसीईआरटी। इस चैप्टर को सिर्फ आई थिंक 7 बार रीड किया था, 7 बार रीड किया था मैंने एनसीईआरटी को, मुझे याद है अच्छे से मैंने इस चैप्टर को। सो ये जो आपके क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी है इसको आप अच्छे से एकदम रट लेंगे, एक भी वर्ड ना छूट जाए इसका। देन वी हैव मैक्रो मॉलिक्यूल एंड माइक्रो मॉलिक्यूल पे आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मैक्रो मॉलिक्यूल आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन लार्ज अमाउंट। वो अमाउंट क्या होना चाहिए? इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी, यानी 10 मिलीमोल पर केजी से अगर ज्यादा है किसी भी प्लांट में कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, तो उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब है कि लेस देन 10 मिली मॉलिक्यूल पर किलोग्राम होना चाहिए, राइट, ऑफ ड्राई वेट। ये बात आप ध्यान रखें। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि आपको यहाँ पे अगर आप ना भी याद करें तो आगे जाके आपको याद करने ही पड़ेंगे, या फिर आपको आगे जाके याद हो जाएंगे, तो आप इनको यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। वी हैव रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, यहाँ पे आप इसको टोटली मिस करेंगे। आई वुड से कि इस पूरे को रटने के बजाय, इस पूरे को समझने के बजाय जब आप फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे जितने भी एंजाइम है उनको ध्यान से देखिए, वहाँ पे कौन कौन से आयंस यूज हो रहे हैं उनको ध्यान से देखिए, दैट वुड बी इनफ। यहाँ पे आप सीधे आ जाइए, यहाँ पे कोई आपको जरूरत नहीं मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को रटने की। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि कौन से हैं, लेकिन उनकी जो एक्सप्लेनेशन है इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ पे आइए, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, यानी क्रिटिकल कंसंट्रेशन होती है जिस कंसंट्रेशन से नीचे या ऊपर जाने पे प्लांट में कोई एबनॉर्मेलिटी शो होने लग जाए, उसको कहते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। इस डेफिनेशन को आप ध्यान रखेंगे। देन वी हैव स्ट्रेट अवे, आप ध्यान रखें यहाँ पे आए, और द काइंड से लेके ये आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो कि एनसीईआरटी ने इसके ऊपर क्यों नहीं लिखा कि ये पैराग्राफ आपको याद करना है सीरियसली। देखिए आप, द काइंड ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स शोन इन प्लांट इंक्लूडिंग क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ बर्ड एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। क्लोरोसिस इज लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग ऑफ लीव्स,
क्लोरोसिस इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग इन लीव्स। देन हमारे पास है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस कहां चला गया आपका? नेक्रोसिस और डेथ ऑफ टिश्यू पर्टिकुलरली ऑफ लीफ इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंड सम एलिमेंट्स लाइक दीज डिले फ्लावरिंग। ये तीन बीमारियां हैं जो कि प्लांट्स में होती हैं बिकॉज ऑफ कमी ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। ये तीनों आप ध्यान रखें, ये क्लोरोसिस का है आपका, ये नेक्रोसिस का है यहां से लेके यहां तक, एंड ये आपका है सॉरी ये आपका है सेल सॉरी ये क्लोरोसिस का, ये नेक्रोसिस का, ये इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन का, और ये तीनों है आपके डिले इन फ्लावरिंग। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टॉक्सिसिटी की बात हो रही है, वहां पे हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से कमी हो जाती है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की, तो वहीं ज्यादा होने पे भी प्रॉब्लम्स हैं। हाउएवर इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, सो यू कैन डिले इट। हाँ, 2-3 बार इनको भी रीड करना है, बट फिर भी थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, यानी कि किसी भी एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक वापस से आप जाएंगे पिछले चैप्टर का नाम क्या था मैं भूल गया, ट्रांसलोकेशन वाले चैप्टर में आप जाएंगे जहां पे आपको पूरा का पूरा एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आप उसको अगेन डिले कर सकते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स, यानी सॉल्यूट जो है उसका ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे बेसिकली जाइलम सैप की बात की गई है कि जाइलम में वाटर होता है, उसी वाटर में मिक्स होकर जो आपके न्यूट्रिएंट्स है वो मूव करते हैं। सॉइल एज रिजर्वॉयर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, स्किप कीजिए पूरा का पूरा। मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन साइकिल आपकी दी हुई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12 में आपको अगेन नाइट्रोजन साइकिल पढ़नी है, लेकिन वहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल दी नहीं गई है क्योंकि वहाँ पे ये माना जाता है कि आपने क्लास 11 में पढ़ रखी है, राइट। तो क्लास 11 वाली एनसीईआरटी से आप पूरी अच्छी तरीके से जानेंगे इसको। साथ ही साथ आई थिंक हाँ, साथ ही साथ आप इनके बैक्टीरिया को भी याद रखेंगे कि जो आपका अमोनिया है इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। देन आपका नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोबैक्टर। एंड डीनाइट्रिफिकेशन का जो काम है वो करता है आपका यहाँ पे दिया हुआ था या सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस, ये डीनाइट्रिफिकेशन का काम करते हैं। इन सबके नाम आप ध्यान रखेंगे। देन वी हैव बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी जो आपकी नॉर्मल जो बायोलॉजी है जिसमें आपके माइक्रोब्स और प्लांट्स आते हैं वो किस तरीके से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो उनका जो है काम एन यानी N2 को नाइट्रोजनीज एंजाइम की मदद से NH3 में कन्वर्ट करना होता है। नोड्यूल फॉर्मेशन एक्सेट्रा दी हुई है जो कि आप वहां से न पढ़े, आई विल रिकमेंड आप इस डायग्राम को देखें। सीधा सीधा क्या होता है, रूट लेयर में माइक्रोब्स गए, वो इन्फेक्ट करते हैं सीधा जाके अंदर पेरिसाइकिल और कॉर्टेक्स के सेल को। कॉर्टेक्स के सेल को वो इन्फेक्ट करके बहुत ज्यादा सेल डिवीजन करवा देते हैं। जहां पे भी बहुत ज्यादा सेल्स हो गए एक जगह, वो वैसे ही नोड्यूल या फिर गांठ बन जाती है। तो इस तरीके से नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। इस जो डायग्राम के नीचे पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप ढंग से रीड कर लेंगे। नाइट्रोजनीज एंजाइम का फंक्शन आप पूरा का पूरा इस डायग्राम से देख लेंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम की सीरीज बनाई थी, वहाँ पे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो यहाँ से देख लेंगे। लेग हीमोग्लोबिन का फंक्शन बहुत अच्छे से याद करके जाना है। पिंक कलर का मॉलिक्यूल होता है, O2 से इसको बचाना होता है, ये सब कुछ O2 से ये बताता है नाइट्रोजनीज को, ये सब कुछ याद रखेंगे, राइट। देन वी हैव फेट ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया का क्या काम हो सकता है, दो काम हो सकते हैं, या तो रिडक्टिव एमाइनेशन करने के लिए, यानी कि अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड को ग्लूटामेट में कन्वर्ट करने के लिए। होता क्या है कि ग्लूटामेट से बाकी कोई भी अमीनो एसिड इजीली बनाया जा सकता है, इसीलिए अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड को ग्लूटामेट में कन्वर्ट करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ NH4, जो कि एक्चुअली अमोनिया का ही एक फॉर्म है, अमोनियम आयन है। देन वी हैव ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन होता क्या है कि जो अमीनो एसिड है उनको दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? जो उनका R ग्रुप है वो चेंज किया जाता है विद अमीनो एक्सेप्टर के साथ, राइट। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो आप देखिए कितनी कम चीजें पढ़नी है आपको इस चैप्टर में। हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अपरेंटली मोस्ट डिफिकल्ट एंड सीमिंगली मोस्ट इजी चैप्टर आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। जो मैंने बोला उसको अगर आप ध्यान ना दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम क्या क्या पढ़ चुके हैं वो हमें इंट्रोडक्शन में दिया गया है। जहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो हमारा पढ़ना है फॉर नीट प्रिपरेशन, वहाँ पे हम इस एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पे बात की क्या की गई है कि किन किन एक्सपेरिमेंट्स जो हमारे फोटोसिंथेसिस के रेस्पेक्ट में हुए हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स हमें किस किस तरीके से बताते गए कि CO2 इंपॉर्टेंट है जी, सनलाइट इंपॉर्टेंट है जी, हमारे सॉइल में वाटर इंपॉर्टेंट है जी, जो हमारा स्टोमेटा है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये सारी चीजें किन साइंटिस्ट ने किस किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताई, ये मैं जब इस अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इस चैप्टर का जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इंक्लूड करूंगा। और यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 साइंटिस्ट दिए हुए हैं, तो वही नहीं है सिर्फ, आपको शायद लगभग 10 साइंटिस्ट याद करने हैं, जिनमें से एक एरिस्टोटल ही है आपके। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका जोसेफ प्रीस्टली का एक्सपेरिमेंट आता है, जो कि आता है 1770 में, बेल जार एक्सपेरिमेंट। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। बेल जार एक्सपेरिमेंट से आपको पता लगता है कि प्लांट जो है वो CO2 लेके O2 छोड़ते हैं। इतना बताया हुआ थे प्रीस्टली, बाद में O2 की कोई भी प्रीस्टली ने की थी, ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, राइट। हमें एक बेसिक जो है आइडिया है कि होता क्या है फोटोसिंथेसिस में। CO2 प्लस H2O आपका CH2O यानी किसी शुगर में प्लस O2 में कन्वर्ट होता है। ये आगे कैसे हुआ, ये हमें धीरे धीरे जो इक्वेशन है वो चेंज हुई। फिर क्या हुआ कि हमें पता चला जो आपके कॉर्नियस वॉन नील है, इनने एक्सपेरिमेंट्स किए और इन्हें पता लगाया कि जो प्लांट्स हैं वो एक्चुअली हाइड्रोजन डोनर चाहिए, उनको हाइड्रोजन लेके CO2 को रिड्यूस कर देते हैं। यानी अगर हम H2O ना ले, वाटर एज अ मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर हाइड्रोजन डोनर ना ले, कोई और ले तब भी चलेगा। H2A प्लस CO2 बिकम्स 2A प्लस CH2O, यानी कोई शुगर प्लस H2O बन जाता है आपका, राइट। तो यहाँ पे O2 की जगह आपका 2A निकल गया है, क्योंकि 2A ही बचा इस रिएक्शन में। धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें पता लगा कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल। हमारी फाइनल जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है वो यही है। हाउएवर इसमें कुछ चेंजेस पॉसिबल हैं, लेकिन हम जो है एनसीईआरटी को ही पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ही एनटीए में आने वाली है, राइट।
हाँ, तो अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इसलिए स्टार्टिंग में नहीं बोलता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बट बीच में जब मैं थोड़ा थक जाता हूँ तो थोड़ा मतलब ये भी बोल देता हूँ ताकि दिल को खुशी हो कि कोई तो वीडियो को देख रहा हो। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और सबको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्रिप्शन हमें बहुत हेल्प करेगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, यहाँ पे आप पढ़ेंगे पूरा का पूरा प्लास्टिड के बारे में, और भी स्पेसिफिकली कहें तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में, यानी ग्रीन प्लास्टिड के बारे में। यहाँ पे आपको प्लास्टिड को अच्छे से स्टडी करना है, हर एक लेबलिंग को याद रखना है, क्योंकि मैंने वैसे भी आपको सेल चैप्टर में बोला था कि आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ लें। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे इसे और बहुत दिल से पढ़ेंगे, एक एक डायग्राम को याद रखेंगे, ग्राना, थैलाकॉइड, स्ट्रोमा लेमेले, जो आपका राइबोसोम, स्टार्च ग्रैन्यूल कैसे कैसे प्रेजेंट है, सब कुछ याद रखेंगे, राइट। देन वी हैव किस तरीके से कौन सी लाइट हेल्प करती है। यहाँ से हमें पता लगता है कि क्लोरोफिल ए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, और क्लोरोफिल बी जो है वो नंबर 2 पे है। कैरोटीनॉइड सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लू लाइट में काम करती है, बाकी जगह को लगभग न के बराबर, मतलब ब्लू में नहीं, ब्लू से लेके थोड़ा सा येलो, आपको कौन सा था ये, ब्लू से लेके थोड़ा सा ग्रीनिश तक ये काम करती हैं, राइट। यहाँ पे हमें एक और चीज पता लगती है कि जो कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल है, इनका बेसिक फंक्शन ये होता है कि लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल बी और ए तक पहुंचाएं। तो हाँ, ऊपर वाली ग्राफ्स को याद रखेंगे। देन वी हैव व्हाट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या है कि लाइट को एक चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन में पास करके, यानी लाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन में पास करके उसे एक्साइट और डी एक्साइट करके एनर्जी को एक फ्लो में लाना, और उस फ्लो को यूज करना फॉर एनर्जी मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए, राइट। देन वी हैव द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से हम यूज करते हैं। मैंने बोलता था कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट और डी एक्साइट किया जाता है। तो यहाँ पे आपकी देख सकते हैं जेड स्कीम दी हुई है, रेड वाले एरो को देखे तो एक जेड स्कीम दी हुई है आपको ऑफ लाइट रिएक्शन, यानी कि जो आपका लाइट हाउस, एक मिनट, हाँ, तो आपका LHC यानी कि जो लाइट रिएक्शन सेंटर आपका फर्स्ट है, यानी फोटो सिस्टम 2, वहां पे होता है आपका फर्स्ट जो लाइट है इंसिडेंट होती है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, देन धीरे धीरे डी एक्साइट होता है, और उसी प्रोसेस में अपनी जो एनर्जी रिलीज करता है उसे एटीपी सिंथेसिस होता है। दोबारा जो है वो फोटो सिस्टम 1 में जाएगा, दोबारा एक्साइट होगा, और उससे जो एनर्जी निकलेगी उसको NADPH की फॉर्मेशन में ले लिया जाएगा, राइट। हम यहाँ पे जो है जान पाते हैं कि जो हाइड्रोजन डोनर की इतनी देर से बात हो रही थी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट में वो वाटर होता है, तो वाटर को किस तरीके से यूज किया जाता है, यहाँ पे किया जाता है वाटर को स्प्लिट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन में। हाइड्रोजन के हमें आयन मिलते हैं, यानी कि जो आपका प्रोटॉन है वो मिलता है, साथ में मिलता है O2 मॉलिक्यूल जो कि एज O2 आपका गैस बाहर निकल जाता है, और प्लस हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक्साइट एंड डी एक्साइट होकर हमारी जेड स्कीम को कंप्लीट करते हैं, राइट। देन वी हैव साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी कि किस तरीके से हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तो देखा, फोटो मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन मतलब हमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है, किसमें, एटीपी की सिंथेसिस की बात हो रही है। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है लाइट की मदद से एटीपी की सिंथेसिस, राइट। आप सीधा सीधा ध्यान रखेंगे, आप दूसरे कोचिंग और वीडियो में देखेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे, आप सिंपल बनाइए चीजों को अपने लिए, राइट। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब लाइट की मदद से, यानी सन की लाइट की मदद से, आप टॉर्च भी दे रहे हैं तो काम चलेगा, ये बात आप भूल जाइए कि सिर्फ सन इंपॉर्टेंट है, राइट। तो लाइट की मदद से फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी एटीपी सिंथेसिस। साइक्लिक जब हम देखते हैं तो वो स्कीम आती है ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें आपका वाटर जो है वो स्प्लिट नहीं होता है, फोटो सिस्टम 1 ही यूज होता है। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। NADPH की फॉर्मेशन नहीं होती है, सिर्फ एटीपी फॉर्मेशन होता है, और ये होता है जब आपका मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट यूज होता है। पॉइंट्स को लिखते जाइए या फिर याद करते जाइए। मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट यूज करेंगे तो सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही वर्क करेगा, क्योंकि जो उसका वेवलेंथ है वो अराउंड 700 नैनोमीटर होता है, तो सिर्फ फोटो सिस्टम 1 को ही जगह पाएगा वो। इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा वापस आएगा, ऊपर जाएगा वापस आएगा, और इस पूरी की पूरी प्रोसेस में सिर्फ एटीपी सिंथेसिस होगी। पूरी प्रोसेस होने के लिए फोटोसिंथेसिस की NADPH भी जरूरी है, वो बन नहीं पाएगा। सिर्फ एटीपी के बनने से एक बार तो बहुत जल्दी यदि एटीपी बनेंगे तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अचानक से ऊपर जाएगी, और फिर तुरंत तुरंत की तुरंत उसी पॉइंट पे नीचे आ जाएगी। क्यों? NADPH तो बनी नहीं है तो ग्लूकोज बन ही नहीं पाएगा, बस एटीपी की सिंथेसिस होके बात खत्म। इसे कहते हैं इमर्शन इफेक्ट, इमर्शन रेड ड्रॉप, यानी कि रेड कलर की लाइट डालने पे एक बार तो ऊपर गया लेकिन ड्रॉप हो गया अचानक से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में। हाँ, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एज आई सेड। अगर आपको नहीं समझ में आ रही टॉपिक तो वैसे भी पूरी तरीके से टॉपिक में एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ, आपको ये टॉपिक्स पूरी अच्छी तरीके से पढ़ने पड़ेंगे, राइट। वो आप चाहे मेरे चैनल पर पढ़े चाहे कहीं और, लेकिन आपको ये टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता रहा हूँ, ये समझ के कि आपने टॉपिक्स जब पढ़ेंगे तो आप ये वीडियो देखेंगे। अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद हम देखें कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस की हम बात करते हैं, यानी कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस वो थ्योरी है, एक हाइपोथेसिस है जिसकी बेसिस पे बताया गया है कि एटीपी किस तरीके से सिंथेसाइज होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे डायग्राम का एक पिक्चर रख लेना है अपने दिमाग में। मैं मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट आपको यही करना है, पूरा का पूरा डायग्राम को जो है उठा के अपने दिमाग में पेस्ट कर लेना है, राइट। जहाँ पे आपको PS2 कहाँ है, PS1 कहाँ है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। PS2 में इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वो प्लास्टोक्विनोन जो आपको PQ दिख रहा है वो रोटेटिंग मॉलिक्यूल से होता हुआ साइटोक्रोम में जाता है, साइटोक्रोम से हाइड्रोजन जो है अंदर थैलाकॉइड में भरता जाता है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ के प्लास्टोसाइनिन के थ्रू PS1 में जाता है, और वहाँ से आगे जाकर NADPH बनाता है, बाहर हाइड्रोजन कम होते जाते हैं, अंदर ज्यादा होते जाते हैं, ATPase के थ्रू जाते हैं, जिससे ATP बन जाता है। ये एक शॉर्ट समरी बताई मैंने, लेकिन इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस की बात आया हमारा, वेयर आर एटीपी एंड NADP यूज्ड। यहाँ पे हम मिलते हैं अपने डार्क रिएक्शन से, यानी कि डार्क रिएक्शन या फिर केल्विन साइकिल, जिससे हमारा ग्लूकोज का एक्चुअल सिंथेसिस होता है। यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर PGA से। द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड वाज 3-PGA, और यही वो चीज है जो आपको नीट में पूछी जाएगी एक्चुअली, कि कौन सा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है इन केल्विन साइकिल, और आप इसको ढंग से याद रखेंगे कि 3-PGA इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड इन केल्विन और डार्क रिएक्शन, ठीक है। देन आगे बढ़े हम, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े हम। यहाँ पे हम देखें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मतलब पूरा पूरा हमें ये बताया जा रहा है कि
जो रिएक्शन है, जो पूरी की पूरी साइकिल है, उसको हमने किस तरीके से धीरे धीरे आइडेंटिफाई किया था, किस तरीके से हमें धीरे धीरे पता लगा कि ये जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। हमारे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कहाँ गया आपका RUBP के RUBP की यानी रुबिलोज बिस फॉस्फेट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और इसका जो एंजाइम होता है दैट इज योर रुबिलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जो कि ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करके फोटो रेस्पिरेशन कराता है, इन कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क करके आपका नॉर्मल फोटोसिंथेसिस और ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाता है, राइट। देन हम आगे बढ़ें, द केल्विन साइकिल हम पढ़ेंगे। केल्विन साइकिल को आप यहाँ से पढ़िए ही मत, माय सजेशन। अगेन आप देखिए यहाँ पे ये डायग्राम में आप देखें, सबसे पहले है रुबिलोज बिस फॉस्फेट यानी RUBP, इसने लिया CO2 विद द मदद ऑफ रुबिलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज यानी कि रुबिस को, कार्बोक्सिलेशन हुआ और 3 PGA बन गया, क्योंकि यही आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, ये याद रखें। रिडक्शन की प्रोसेस में आते हैं ATP और NADP जो है आपका ADP और NADP में कन्वर्ट हो जाता है, और आपका ट्रायोज फॉस्फेट यानी कि एक मॉलिक्यूल बनता है 3 कार्बन का, जो कि आगे जाके डाइमराइज होकर स्टार्च और सुक्रोज बनाता है। एक्चुअली ये प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है, फ्रक्टोज ग्लूकोज एंड ऐसे आगे बनता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, देन ग्लूकोज देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन ग्लूकोज फिर स्टार्च ऐसे आगे बनता है। एंड उसका रीजनरेशन कैसे होगा, अगेन एक ATP मॉलिक्यूल खर्च होगा। तो होता क्या इसका, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूरी की पूरी साइकिल जो है 6 बार जाएगी, तब जाके आपका एक ATP ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। जबकि एक्चुअल में क्या होता है, एनसीईआरटी ऐसे लिखते हैं, जबकि एक्चुअली में होता क्या है कि वहाँ पे 6 CO2 मॉलिक्यूल ही लिए जाते हैं, एक बार में 6 CO2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, ताकि आपको 6 बार साइकिल को ना घुमाना पड़े, राइट। हमारा रीजनरेशन रिडक्शन पढ़ लिया हमने। यहाँ पे आप इस टेबल को भी ध्यान रखें कि 6 CO2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं एक ग्लूकोज के लिए, 18 ATP मॉलिक्यूल लगते हैं और 12 NADPH मॉलिक्यूल लगते हैं। C4 पाथवे की बात करें, बंडल शीथ सेल में होता भी इन्वॉल्व होते हैं इनमें, और इस एनाटॉमी जिसमें कि आपका मीजोफिल और बंडल शीथ सेल दोनों यूज हों, उनको कहते हैं क्रैन्स एनाटॉमी, और ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होता है इन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें फोटो रेस्पिरेशन होने का कोई भी चांस नहीं होता है, राइट। तो हम यहाँ पे देखिए इस डायग्राम को आप ध्यान रखेंगे, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम सीरीज में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं हो सके तो प्रोवाइड कर दूंगा, इस वीडियो के लिंक में आप जाकर नीचे देख सकते हैं। इस डायग्राम को अच्छे से ध्यान रखेंगे। हमारा फोटो रेस्पिरेशन है, फोटो रेस्पिरेशन से क्वेश्चन इतना ही आता है कि RUBP जो है रुबिस्को जो है वो गलत काम करने लग जाता है, कैसे काम करने लग जाता है, बस दैट्स इट। तो आप इस टेबल को याद कर लेंगे। उसके लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस है, तो ये आप सिर्फ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर याद रखेंगे, दिया था ब्लैकमैन्स ने। ब्लैकमैन्स के लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के अनुसार कोई भी चीज अगर फोटोसिंथेसिस में लाइट हो, CO2 हो या वाटर हो, अगर ज्यादा दी जाएगी तो वो फोटोसिंथेसिस के रेट को बढ़ाएगी, लेकिन एक लिमिट के बाद सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आप लाइट को बढ़ाते जा रहे हैं तो मैक्सिमम के बाद फोटोसिंथेसिस उतने पे रुक जाएगी, बल्कि हो सकता है कि क्लोरोप्लास्ट के ब्रेकडाउन की वजह से कम होने लग जाए, राइट। तो यहाँ पे लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर तीनों की बात की गई है, वाटर की भी बात करी गई है। तो ये किस किस तरीके से अफेक्ट करते हैं ये बात आप ध्यान रखेंगे, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट है, इन दोनों का याद कर लें। सो वी आर फाइनली ऑन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जो हमारा चैप्टर है इस पे पहुंच चुके हैं। तो ये जो है अगेन वन ऑफ द मोस्ट हार्ड चैप्टर है, इसको मैं एडमिट करता हूँ, ये सचमुच हार्ड चैप्टर है। अगर आपने इसको ठीक से नहीं पढ़ा तो जानिए कौन है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। वीडियो नहीं रुकी थी, मैं रुक गया मैं हैंग नहीं हुआ भाई, मैं हैंग नहीं हुआ, मैं ढूंढ रहा हूँ कंटेंट। हाँ, तो यहाँ पे आपकी बात कर रहे हैं हम कि रेस्पिरेशन होता क्या है, और रेस्पिरेशन की बेसिक डेफिनेशन जो है उनकी बात हो रही है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन कौन से हो सकते हैं इनकी बात हो रही है। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ऊपर मैंने और इंपॉर्टेंट डायग्राम सीरीज में बहुत कुछ बता रखा है, कृपया जाके उसको देख लें, मैं लिंक नीचे दे दूंगा, ठीक है। तो उसको जरूर जाकर देख लें। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, मैंने वहाँ पे बता रखा है, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हम बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन ही पढ़ने जा रहे हैं। वी हैव डू प्लांट्स ब्रीथ क्वेश्चन स्टूपिड, हमें कोई जरूरत नहीं है जानने की। हमें यहाँ पे रेस्पिरेशन की इक्वेशन दी हुई है, विच इज एक्चुअली द रिवर्स ऑफ इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ध्यान से देखिए, वहाँ पे क्या हो रहा था कि एरो के ऊपर आपकी सनलाइट लिखा हुआ था, या फिर सनलाइट जो है यूज हो रही थी, और यहाँ पे क्या है एनर्जी रिलीज हो रही है। सनलाइट भी तो एक टाइप की एनर्जी है ना, तो वहाँ पे एनर्जी यूज हो रही थी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। बाकी इक्वेशन तो उल्टी है, आपको दिख ही रहा है। वहाँ पे ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा था, यहाँ पे ग्लूकोज को यूज करके हम एनर्जी रिलीज करवा रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस हम फर्स्ट जो है वो पार्ट पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी ग्लाइकोलिसिस के ऊपर, ग्लाइकोलिसिस इन 2 मिनट्स। इंग्लिश में मैंने पूरी पूरी ग्लाइकोलिसिस को 2 मिनट में मतलब डिफाइन टाइप कर दिया था, बट शायद लोगों को उससे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने बाद में ग्लाइकोलिसिस के ऊपर अलग से भी वीडियो बनाई थी, आप उनको जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। एक्चुअली आई डोंट हैव सोर्सेज, तो मैं सारे लिंक्स नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें, सो आप उसको जाके चैनल पे चेक कर लीजिए, राइट। ये रहा आपका ग्लाइकोलिसिस, इसको आप रट लें डायग्राम को तो काफी रहेगा, आपको बगल का एक्सप्लेनेशन जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फर्मेंटेशन की बात करें, फर्मेंटेशन में लास्ट का ये जो पैराग्राफ है इसको आप ध्यान रखेंगे, बस इतना काफी होगा। ये डायग्राम याद है तो बेटर है देन वो पैराग्राफ। देन वी हैव द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है आगे कैसे बढ़ता है, तो यहाँ पे लिंक रिएक्शन दी हुई है। लिंक रिएक्शन में आपको जैसा कि मैंने कहा था कि आप जब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट आयंस अपने आप दिखेंगे। देखिए यहाँ पे Mg2+ यूज हो रहा है, वहीं वहाँ पे जो है हाइड्रोलिसिस ब्रेक डाउन ऑफ वाटर जब हो रहा था तो वहाँ पे जिंक आयन यूज होता है या फिर मैंगनीज आयन यूज होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, राइट। देन वी हैव ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर TCA साइकिल, जिसमें जो है आपका द TCA साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड, यानी पहला जो है स्टेबल प्रोडक्ट आपका मिलता है आपको सिट्रिक एसिड, इसीलिए इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। जितने पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट और क्या है, तो मैं सिट्रिक एसिड साइकिल के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि बाद में आएगी डेफिनेटली। अभी मैं प्रीवियस वीडियो चैप्टर्स की वीडियो बनाऊंगा तब मिलेगी, फिलहाल अभी एक यूनिट बाकी है हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके बाद सारी वीडियोस बनेगी। ये रिएक्शन आपकी हो जाती है सिट्रिक एसिड साइकिल की, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी NADPH एंड ATP की, जो NADH और ATP का जो फॉर्मेशन है उसमें कि कितने NADH और कितने ATP बन रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि अल्टीमेट सिस्टम है ईटीपी की फॉर्मेशन के लिए। जितने भी आपके अभी तक एनएडी और एफएडी बने हैं, एनएडीएच एंड एफएडीएच, उनको एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, जिसका एंड यानी कि फिफ्थ जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो होता है एटीपीएज, यानी एटीपी की सिंथेसिस में मदद करने वाला या फिर एटीपी की फॉर्मेशन में करने वाला एकमात्र एंजाइम। यहाँ पे आपका लगभग खत्म हो जाता है रेस्पिरेशन चैप्टर। एम्फीपैथिक है, ये आपको पता होगा। हाँ, ये बस इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में जो बचाता है वो ये बचाता है कि आपने ये तो पता चल गया आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स किस तरीके से होते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ लीजिए और फिर ग्लाइकोलाइसिस करवा लीजिए, सिट्रिक एसिड करवा लीजिए और ईटीसी में डाल के उसको निकाल लीजिए। लेकिन प्रोटीन्स और फैट्स हैं, उनको कैसे यूज करेंगे? तो प्रोटीन्स को जो है अमीनो एसिड्स में तोड़ा जाता है और उसको पायरुविक एसिड में या फिर क्रेब्स साइकिल में, सिट्रिक एसिड साइकिल में डाल दिया जाता है। और वहीं फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जो आपको पता है जो कोई भी फैट्स है वो 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल का बना होता है, एक कॉमन जो स्ट्रक्चर है, बाकी आपका फॉस्फेट सल्फर वगैरह कुछ भी लगा हो सकता है, तो वो टूट के एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है आरक्यू वैल्यू के साथ। आरक्यू वैल्यू आपसे याद कर लेंगे तीनों का। नॉर्मली जो है कार्बोहाइड्रेट का 1 माना जाता है, जो फैट्स हैं उनका जो है 1 से थोड़ा सा कम होता है, एंड प्रोटीन्स का भी 1 से थोड़ा सा कम होता है, 0.9 के आसपास आई थिंक यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, व्हेन प्रोटीन्स आर रेशियो सबसेट द रेशियो वुड बी अबाउट 0.9, ठीक है। तो हम पहुंच चुके हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर पे, जहां पे हम एंजाइम्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, यानी हार्मोन्स किस तरीके से अफेक्ट करते हैं जो प्लांट है उसकी लाइफ को, उसकी लाइफ में डिफरेंट चेंजेस कैसे लाते हैं। तो यहाँ पे आप आ जाइए सीधा नीचे, और यहाँ पे ग्रोथ को एक्सप्लेन किया गया है, उसको जानिए। देन वी हैव द ग्रोथ इज मेजरेबल वाली चीज को मेजर कैसे किया जाता है, बस आपको अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। कंडीशन फॉर ग्रोथ वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन एंड रियली इंपॉर्टेंट, के एग्जांपल भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज होती है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि कोई भी सेल एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ले ले फॉर इट्स फंक्शन, जैसा कि फंक्शन ही परफॉर्म कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर ले ले। डी डिफरेंशिएशन होता है कि यानी वो बैक आ जाए अपने फंक्शन को छोड़ के फॉर सेल डिवीजन, यानी कि अपनी स्ट्रक्चर मोह माया सब त्याग के वो सेल डिवीजन के लिए वापस आ जाए। और वहीं री डिफरेंशिएशन होता है जो डी डिफरेंशिएटेड सेल है, यानी कि जो वापस आया था उसको वापस अपनी प्रीवियस कंडीशन में भेज दो, यानी कि वापस उसको सजा के वापस से उसको भेज दो कि तुम अपना फंक्शन परफॉर्म करो, उसको कहते हैं री डिफरेंशिएशन। एग्जांपल्स आपको याद हो तो ज्यादा अच्छा है, डेवलपमेंट जानने की कोई जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल आप यहाँ याद कर सकते हैं कि जुवेनाइल फेज और अडल्ट फेज में कई प्लांट्स में कितना अंतर होता है। जैसे लार्क्स में आप देखें तो जुवेनाइल जो है वो होता है सिंपल लीफ, वहीं अडल्ट में ये कॉम्प्लेक्स लीफ बन जाता है। बटर कप में आप देखें तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जो लीव्स हैं, यानी कि पानी से ऊपर जो इसके लीव्स होते हैं वो जो है फुल उनका लेमिना चौड़ा होता है, वहीं आप पानी के अंदर यानी कि इनकी जो सबमर्ज्ड लीव्स होती हैं उनकी लेमिना जो है बहुत पतली होती है, नीडल लाइक। देन वी हैव प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। यहाँ पे आपका फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ है दैट इज सॉरी व्हाई कांट आई डू दिस। हाँ, तो आपका जो फर्स्ट जो क्या हो रहा है, तो आज आपका जो फर्स्ट जो पैराग्राफ है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल और डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, ये वाला जो फर्स्ट डायग्राम है यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम हो जाता है टू नो कि कौन कौन से केमिकल्स होते हैं इन पीजीआर्स या फिर हार्मोन्स ऑफ प्लांट्स, फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं पीजीआर्स को। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि आपका जो ग्रास थी, जो आपका कॉलियोप्टाइल इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि सबसे ऊपर जो ग्रास में टिप होती है उसको यूज किया गया और पता लगाया गया कि यहीं से ऑक्सीजन बनती है। इसी तरीके से आपके डिफरेंट जो हार्मोन्स हैं, फाइटो हार्मोन्स, सबसे पहले ऑक्सीजन दिया हुआ है, then we have gibberellin, then cytokinin and finally ethylene एंड एब्सिसिक एसिड। जो एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन है ये इनहिबिटिंग हार्मोन्स है। इथिलीन जो है वो बेसिकली राइपनिंग में हेल्प करता है, एब्सिसिक एसिड बुढ़ापे में या फिर सेल डिवीजन को रोकने में हेल्प करता है। सॉरी, यहीं पे हम देखें तो आपका साइटोकाइनिन आता है जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, और जिब्रेलिन आता है जो कि सेल ग्रोथ में और सेल एलोंगेशन में हेल्प करता है। ऑक्सीजन जो है न्यू सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है और सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ये फीमेल कैरेक्टरिस्टिक लाने के लिए माना जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपका हार्मोन्स कंप्लीट होता है। देन वी हैव द फोटोपीरियोडिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द यू कैन से रिप्रोडक्शन टॉपिक, जबकि यहाँ पे इसे दिया हुआ है प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर में, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आई थिंक यार। तो यहाँ पे आपके लॉन्ग डे, शॉर्ट डे एंड डी नेचुरल प्लांट्स के बारे में बताया गया है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा सनलाइट चाहिए होती है, ज्यादा सनलाइट मिलेगी तभी वो फ्लावर करेंगे। ऐसे प्लांट्स को कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि डे लंबा होना चाहिए उन प्लांट्स को फ्लावर करने के लिए। और कुछ ऐसे होते हैं कि कम, बहुत थोड़ी सी देर उनको लाइट दो तभी वो फ्लावर करेंगे, ज्यादा देर दे दिया तो वो नहीं फ्लावर करेंगे, राइट। ऐसे प्लांट्स को कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, यानी दिन उनके लिए छोटा होना चाहिए। देन ये डे न्यूट्रल प्लांट, उनको फर्क नहीं पड़ता है कितना ही सनलाइट हो, ज्यादा हो कम हो ना हो, लेकिन वो फ्लावर करते हैं, लाइक टोमेटो एक्सेट्रा, राइट। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आता है वर्नलाइजेशन, यानी कि कुछ जो है सीड्स एक ऐसी स्टेज में चले जाते हैं जहाँ पे वो ज़्यादा जो है डेवलपमेंट नहीं करते हैं और वो अपने जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्टोर करके रखते हैं। डॉर्मेंसी होती है, सीड डॉर्मेंसी, जब एक रेस्ट की स्टेज में चला जाता है सीड, जितने भी आपके गेहूं चावल वगैरह स्टोर करके रखे जाते हैं ना फॉर नेक्स्ट ईयर बुआई वगैरह के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वो सीड जो है डॉर्मेंसी में जा चुके होते हैं। वाटर बहुत कम हो चुका होता है, उनका बहुत कम परसेंटेज ऑफ वाटर बचा होता है, साथ ही साथ आपका जो है उनमें मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका होता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डॉर्मेंसी। और यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। हाँ जी, तो अगर वीडियो में सब कुछ समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। जरा कैमरे को बड़ा कर लो, आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगा और समझाऊं कि प्लीज सब्सक्राइब कर दें, आपका कुछ नहीं जाएगा, पैसे नहीं लगते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें वीडियो को, चैनल को, ताकि हमें कुछ हेल्प मिले, और चैनल वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए।